नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पर्यावरण पुस्तक का पाठ 23 का नाम है मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आ नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? तो मध्य प्रदेश में गेहूं, सोयाबीन, ये जो फसलें हैं वो सर्वाधिक होती हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। हम दूसरे नंबर के विकल्प को सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का है, राष्ट्रीय उद्यान से आय का साधन होता है। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। वहां आने वाले पर्यटक जो होते हैं उनसे आय का साधन प्राप्त होता है। दूसरे विकल्प को हम सही करेंगे। अब आप देखें, 7 नंबर का प्रश्न है, किस खनिज से पेंसिल की लीड एवं स्लेट बनती है? तो ग्रेफाइट से जो है पेंसिल की लीड एवं स्लेट बनती है। पहला विकल्प हमारा सही है। 10 नंबर का प्रश्न है, जगदीश ने इस वर्ष अक्टूबर नवंबर माह में अपने खेत में फसल बोई जो मार्च अप्रैल माह में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। यह फसल है। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली और मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसलों को हम रबी की फसलें कहते हैं। पहले विकल्प को ही हम सही करेंगे, रबी की फसल। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, देखिए किसानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसमें है, पठारों के बीच की जगह खालिस्तान कहलाती है। तो पठारों के बीच की जगह को हम घाटी कहते हैं, खालिस्तान में लिखेंगे घाटी। दूसरा है, खालिस्तान की खली एवं भूसा विदेशों में भेजा जाता है। इससे हमारे प्रदेश को राजस्व के रूप में धन प्राप्त होता है। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम सरसों, सरसों की खली एवं भूसा। तीसरा है, खालिस्तान की फसल गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती है और वर्षा के प्रारंभ में काटी जाती है। तो इस फसल को हम जायद की फसल कहते हैं। खालिस्तान में लिखेंगे हम जायद। फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ की, रबी की और रबी के बाद जायद की फसलें। प्रश्न क्रमांक चौथा है, बालाघाट की खालिस्तान खदान तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बालाघाट की मलाज खंड की जो खदान है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खालिस्तान में हम लगाएंगे मलाज खंड। 5वां है, यह संकेत खालिस्तान खनिज के लिए उपयोग किया जाता है। आप इस चित्र को देखें, यहाँ डायमंड का एक चित्र बना है। तो यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे हम हीरा, हीरा खनिज के लिए। तो खालिस्तान में भरा जाएगा हीरा। 6वां है, खेती के लिए पशुओं के मलमूत्र से खालिस्तान बनाई जाती है। तो खेती के लिए पशुओं के मलमूत्र से जैविक खाद बनाई जाती है। खालिस्तान में हम लिखेंगे जैविक खाद। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए तथा यह कहाँ व किस राज्य में स्थित है यह भी लिखिए। सबसे पहले इसका नाम हमने लिखा सांची का स्तूप। यह सांची का स्तूप है। यह मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है और ये सांची जो है रायसेन जिले का एक विकास खंड है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला सांची में स्थित है सांची का स्तूप। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, किन्हीं 2 खाद्यान्न फसलों एवं 2 व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। खाद्यान्न फसलों के नाम हमने लिखे हैं यहाँ गेहूं और चावल। ये 2 जो फसलें हैं ये खाद्य युक्त फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं। व्यावसायिक फसलों में हमने लिखा सोयाबीन और गन्ना। सोयाबीन और गन्ने का हम व्यापारिक रूप से उत्पादन करते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, गाय के दूध को अमृत समान क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, गाय के दूध में पौष्टिक तत्व की अधिकता होती है, इसलिए उसे अमृत के समान कहा जाता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है छात्रों। प्रश्न क्रमांक 5वां है, आपके जिले में उगाई जाने वाली रबी और खरीफ की फसलों की सूची बनाइए। तो हमने यहाँ रायसेन जिले की फसलें लिखी हैं, रबी और खरीफ की। आप अपने जिले से, अगर आप सागर से हैं तो सागर की फसलें लिखेंगे, और अगर आप भोपाल और विदिशा इत्यादि जिलों से हैं तो आप उसके अनुसार आप लिखेंगे। तो रबी की फसल में हमने लिखा है गेहूं, चना, सरसों, और खरीफ की फसल में लिखा हमने धान, मक्का और सोयाबीन। प्रश्न क्रमांक 6वां है, दी गई फसलों के उत्पादक जिलों के 2 नाम लिखिए। प्रदेश के नक्शे में निर्देशानुसार रंगों से दर्शाइए। आप यहाँ देखेंगे फसल का नाम दिया है गेहूं, उत्पादक जिलों का नाम है रायसेन, सागर, रंग नारंगी। तो यहाँ आप अपने अनुसार रंग भर सकते हैं। रायसेन और सागर में आप नारंगी भरेंगे। आप और भी जिले लिख सकते हैं, जैसे होशंगाबाद में भी गेहूं अधिक मात्रा में उगाया जाता है। सरसों, रायसेन, सागर, इसको भी आप लिख सकते हैं। ये पीले रंग से आपको भरना है। कपास,
खंडवा, हरदा कपास खंडवा और खरगोन में अत्यधिक मात्रा में उपजाया जाता है। और सरसों जो है भिंड मुरैना में होता है। मूंगफली में शाजापुर और देवास, इसको आप लाल कलर से शाजापुर और देवास को कलर करेंगे और खंडवा और हरदा को काले कलर से करेंगे। और सोयाबीन जो है गुना शिवपुरी, और इसको हम हरे रंग से यहाँ आप देख रहे हैं इस मैप में, इस प्रकार से आप इसमें कलर कर सकते हैं। आगे 7वां प्रश्न है, खेती और पालतू पशुओं में परस्पर निर्भरता है। इस कथन के संबंध में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर हमने लिखा है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। कृषि से पशुओं को चारा मिलता है और पशुओं की सहायता से खेती होती है व खेती के लिए खाद मिलता है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, नीचे कुछ खनिजों के नाम तालिका में दिए गए हैं, उनका उपयोग किन कामों में किया जाता है? तालिका में सबसे पहले यहाँ देखें, पहले कॉलम में खनिज लिखा है लोहा, तो लोहे का उपयोग जो है बर्तन, मशीनें, ट्रक, बस इत्यादि में। तांबा बर्तन, बिजली के तार और आभूषण बनाने में। सोना चांदी बर्तन और आभूषण, मूर्तियाँ बनाने में। हीरा आभूषण, कांच काटने में और मेडिकल सर्जरी में। कोयला ईंधन में, ईंट पकाने में और रेलवे इंजन में। आगे देखिए छात्रों, यहाँ दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, चित्र का अवलोकन कर पठार और पर्वत में अंतर बताइए और हमारे प्रदेश में पाए जाने वाले पठारों के नाम लिखिए। तो आप पहले यहाँ चित्र देखें, पर्वत और पठारों में आपको अंतर बताना है। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये पठार हैं। आगे देखते हैं, इसका उत्तर हमने लिखा है इस प्रकार से, पठार छोटे पत्थरों और मिट्टी के ढेर व कोपरों से बने होते हैं, जबकि पर्वत बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानों से बने होते हैं और ऊंचे ऊंचे होते हैं। आगे है मध्य प्रदेश के पठार हैं, मालवा का पठार, विंध्याचल का पठार। मध्य प्रदेश के पर्वत हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, धूपगढ़ पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। प्रश्न क्रमांक 10वां है, संपदा शब्द से क्या आशय है? आपके प्रदेश की कृषि संपदा एवं पशु संपदा के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हमने लिखा है, संपदा शब्द से आशय है धन संपत्ति या समृद्धि। यह शब्द अक्सर व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर प्राप्त की गई सामग्री या आर्थिक संसाधनों को दर्शाता है। हमारे प्रदेश में कृषि व पशु संपदा प्रचुर है। कृषि भूमि पर कृषि कार्य के साथ पशुपालन भी बहुत होता है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पर्यावरण पुस्तक के अंतिम पार्ट 23 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर सभी पार्टों के हल को आराम से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।